नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास वेलोपैथी के ट्राइपेन बैलेंस में जो नियम और सिद्धांत लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा ट्राइपेन बैलेंस जो है वो बैलेंस हो पाता है, उसमें 4 नियम और 10 सिद्धांत है। इन नियम और सिद्धांतों को समझने का पूरा कार्य आज से प्रारंभ होने वाला है। आज हम एक नियम सीखेंगे, फिर देन अगली क्लासेस के अंदर अगले नियमों को सीखा जाएगा। आप लोगों को ये नियम सिद्धांत बहुत अच्छे से समझना है, डीपली समझना है। आपका एक भी नियम सिद्धांत छूटा तो आप ट्राइपेन बैलेंस को बैलेंस नहीं कर पाएंगे और आपके नियम और सिद्धांत टूटेंगे तो आप वापस बीमार हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्राइपेन बैलेंस के अंदर 4 नियम और 10 सिद्धांतों की। पर उससे पहले एक रिवीजन हो जाए, नहीं तो आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाएगा। एक छोटा सा रिवीजन लेंगे, क्विक रिवीजन होगा ये। हमने देखा था कि बीमारी का मुख्य कारण क्या है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्वास्थ्य की सही जानकारी का ना होना ही बीमारी का मुख्य कारण है। आप लोगों के पास स्वास्थ्य की जानकारी तो है, लेकिन वो सही है या नहीं है, इसकी जानकारी ही आपको नहीं है। तो वेलोपैथी के माध्यम से आप लोग स्वास्थ्य की सही जानकारी को देख रहे हो। आप लोग ट्रीटमेंट नहीं सीख रहे हो, प्रोटेक्शन सीख रहे हो। हमारा शरीर खुद ब खुद ट्रीटमेंट कर लेता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट कैसे करेगा उसको जानने के लिए हमें सारे नियम और सिद्धांतों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि मानव समुदाय अपने स्वयं के सक्रिय सहयोग एवं कुदरत के सिद्धांतों को समझकर ही अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। तो जो आप आज ये नियम और सिद्धांत सीख रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है कि आप लोगों का सक्रिय सहयोग है और इस सक्रिय सहयोग की वजह से ही आप अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। बढ़ते कदम स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति की ओर। वेलोपैथी एक स्वास्थ्य सुरक्षा शास्त्र है। यह पद्धति उन लोगों के लिए है जो कुदरत के नियमों का सम्मान करते हैं। जो कुदरत के नियमों का सम्मान नहीं करते, ये पद्धति उन लोगों के लिए है ही नहीं। वेलोपैथी अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेल और पैथी। वेल का मतलब होता है निरोग, पैथी का मतलब होता है रोग। मीनिंग बना रोग से निरोग, अंग्रेजी में वेलनेस फ्रॉम इलनेस। वेलोपैथी की परिभाषा। वेलोपैथी एक स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति है जो कुदरत के स्वास्थ्य नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे विज्ञान ने पहले ही सिद्ध किया है। यह हमें स्वस्थ कर भी सकती है और स्वस्थ रख भी सकती है। वेलोपैथी का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की मॉडर्न मेडिसिन का उपयोग किए बिना शारीरिक स्वास्थ्य को आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा पूरा काम होगा कि हम आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं, और उसके लिए एकमात्र तरीका है, वो है प्रॉपर नॉलेज, हेल्थ प्रोटेक्शन का नॉलेज, ट्रीटमेंट का नॉलेज नहीं। स्वास्थ्य के प्राकृतिक सिद्धांतों एवं नियमों की अनभिज्ञता ही बीमारी है। अगर हम इन्हें समझें व पालन करें तो शरीर स्वतः ही बीमारियों को समाप्त कर देगा। हमारे शरीर के अंदर सारी ताकतें मौजूद हैं, बशर्त है कि हम घाव ना कुरेदें। अगर हम शरीर के अंदर की सारी चीज़ों से प्रोवाइड करते रहेंगे, उसके हीलिंग मैकेनिज्म के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, तो शरीर खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर देगा। हमने पहले पढ़ा था कि जीवन की उत्पत्ति, ब्रह्मांड में जीवन जो है वो केवल पृथ्वी पर मिला, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिला। और यहाँ मिली हमें सेल, 2 टाइप्स की सेल मिली। एक हमें मिली प्लांट सेल और मिली एनिमल सेल। प्लांट सेल के अपने नियम सिद्धांत थे और एनिमल सेल के अपने नियम सिद्धांत थे। तो जो हम हैं, जो हमारी कोशिका है, वो कौन सी वाली कोशिका है? राइट, हमारी जो कोशिका है वो है एनिमल सेल। वी आर एनिमल्स। और हमें कोई जानवर बोलते तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम सब एनिमल हैं और हम जो है किसी ना किसी डाइट पे निर्भर करते हैं। हमने पुराने उसमें डाइट पढ़ा था, प्राइमरी डाइट, सेकेंडरी डाइट। हमारी जो डाइट है वो बट नेचुरल है कि हम नेचुरल फूड ज़्यादा खाएं और सेकेंडरी फूड को, जो ट्रेडिशनल फूड है, उसे लिमिटेड खाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पिछले अध्यायों में पढ़ी थी। अब हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं और याद रखिएगा, अब हम सेल को भी पढ़ेंगे और डीपली सेल को पढ़ेंगे। हमें ये याद रखना है कि प्लांट सेल बिल्कुल अलग होती है, एनिमल सेल बिल्कुल अलग होती है। वही चीज़ आज हम इस वाले अध्याय में समझने वाले हैं। वेलोपैथी की स्वास्थ्य सुरक्षा के 4 नियम हैं और 10 सिद्धांत हैं। नियम और सिद्धांत। नियम हर व्यक्ति पे एक समान लागू होंगे, किसी के लिए भी बदलेंगे नहीं। और सिद्धांत ये बैलेंस होंगे। जब सिद्धांत आएंगे तब मैं आपको इसका डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं नियम, और हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पहला नियम। पहला नियम है शरीर का नियम। शरीर का नियम क्या कहता है? इफ सेल इज वेल देन बॉडी इज वेल। यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। हम खरबों कोशिकाओं के बने हुए हैं
और ये खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक कार्य करती हैं, और ये प्रत्येक कार्य शरीर की इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, कोशिकाओं से आपकी जो कोशिकाएं हैं इनसे मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से बनते हैं आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है आपका ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार आपका पूरा शरीर बनता है। आपके अंदर हर जगह सेल पाई जाती हैं। वो सेल्स शरीर के हर एक काम के लिए ज़रूरी हैं, बिना सेल के कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए नियम बना, यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। अगर हमने कोशिका को समझ लिया तो हम सब कुछ समझ जाएंगे कि जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो जब हमने अपने ऑर्गन समझ लिए तो हमने शरीर को समझ लिया। अगर हम इस कोशिका के जो ऑर्गन हैं उसको समझ लें तो हम पूरे शरीर को समझ जाएंगे। इस सेल इज वेल देन बॉडी इज वेल। पर पहले हमें एक कोशिका तो समझना पड़ेगा ना, एक कोशिका होती क्या है। ये है एक कोशिका, और कोशिका के अंदर जो उसके ऑर्गन पाए जाते हैं उनको बोला जाता है ऑर्गेनल। ये पूरा मैं आपको एक वीडियो से समझाऊंगा, उससे आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, एनिमेशन है और एनिमेशन से हमें बहुत डीप में समझ में आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एनिमेशन। ये एजुकेशन फॉर ऑल का एक एनिमेशन है जो कि आपको YouTube पे आसानी से मिल जाएगा। बहुत अच्छे एनिमेशंस बनाते हैं ये लोग, आप भी वहाँ जाकर इन एनिमेशन को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल सेल, क्योंकि हम एक एनिमल है इसलिए हमको एनिमल सेल पढ़ना होगा। बहुत अच्छे से समझेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा। ये है आपकी एक एनिमल सेल। इसमें एक लेयर पाई जाती है जो कि सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन होती है, यही इसको कवर करके रखती है। जैसे हमारी स्किन होती है वैसे ही ये पूरी एक सेल की स्किन है। अब हमें मानना होगा कि ये एक वायरस है या एक बैक्टीरिया है जो आपकी सेल के अंदर घुसना चाहता है, उसको इन्फेक्टेड करना चाहता है। तो जब जैसे ये सेल के पास आता है तो देखता है कि सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक मटेरियल अंदर जा सकता है और अंदर से बाहर आ सकता है बिना परमिशन। जैसे पानी अंदर चला गया बिना परमिशन, और बिना परमिशन के अंदर से ही CO2 बाहर आ गई। लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो अंदर नहीं जा सकती, ये सेल मेम्ब्रेन उसको रोक देती है। अब उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं कि ये जो सेल है ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये वायरस बहुत ज़्यादा परेशान है, ये चाह रहा है कि मैं कैसे भी करके अंदर घुस जाऊं। ये अपनी कहानी सुनाता है और ये सेल बोलती है कि चलो ठीक है अंदर आ जाओ। ये सिर्फ उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं। अब सेल के अंदर जैसे ही कोई वायरस और बैक्टीरिया चला गया, हमारी WBC वाइट ब्लड सेल आती है और वो इस पूरी सेल को स्कैन कर लेती है। वो देख लेती है कि अंदर कोई बैक्टीरिया और वायरस तो नहीं है। अगर बैक्टीरिया और वायरस कोई अंदर पहुंच चुका है मतलब ये सेल इन्फेक्टेड हो गई है, मतलब फ्यूचर में इसके लिए कोई कड़क डिसीजन लेना पड़ेगा। वो डिसीजन मैं आपको एंड में समझाऊंगा कि वो डिसीजन क्या लेता है। अब हम अंदर के ऑर्गेनल को पढ़ने वाले हैं, जितने अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लाइसोसोम हम पढ़ेंगे, इसके अंदर गोल्गी एपरेटस को हम पढ़ेंगे। बहुत इजी वे में समझ में आएगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। देखिए ये जो चिपचिपा पदार्थ अंदर पाया जाता है ये एक सेल का साइटोप्लाज्म है। ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सारे ऑर्गन इसी के अंदर चिपके हुए रहते हैं, ये उसको एक सरफेस प्रदान करता है। अब अंदर की सारी चीज़ों को हम डिटेल में धीमे धीमे समझेंगे। ये सारे ऑर्गन जो है ये कहाँ पे सरफेस पे लगे रहते हैं, वो साइटोप्लाज्म वाली सरफेस पे लगे रहते हैं। अब हम समझेंगे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं जिनको ऑर्गेनल कहा जाता है, इनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ये है केंद्रक, ये शरीर का, ये सेल का ब्रेन है। जैसे हमारा एक ब्रेन है ना, ऐसे ही ये उस सेल का ब्रेन है। ये डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हर एक चीज़ इसी के हाथों में होती है। वो सेल क्या काम करेगी, वो किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को अप्लाई करेगी, क्या नहीं करेगी, वो इसके अंदर पाया जाता है। ये केंद्रक कहलाता है। इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस भी बोलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा ऑर्गेनल, वो है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी डिटेल में समझाऊंगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहलाता है। इसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाना, वो एनर्जी बनाना जिससे हमारा शरीर चले। ये वो एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है, ये बहुत पावरफुल होता है। इसके अंदर बनता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको जनरेटर मान सकते हो आप अपना। ये एक पावरफुल एटीपी बनाता है जिससे पूरा शरीर चलता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसकी ज़रूरत होती है हमारे शरीर के हर एक फंक्शन में, बॉडी ग्रोथ में, बॉडी मेंटेनेंस में। हर एक चीज़ हमें एटीपी के माध्यम से ही मिल सकती है। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरे ऑर्गेनल्स, जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं। जो आगे आपको दिख रहे हैं, एक ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक पीछे साइड आपको दिख रहे हैं, ये भी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पर दोनों का काम अलग अलग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। यहीं से आपको कोलेस्ट्रॉल समझ में आएगा, और यहीं से आपको प्रोटीन समझ में आएगा, और इसके चैप्टर में इसी के बाद लेने वाला हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये दो टाइप के हैं, एक है आगे वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है पीछे वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आगे वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो पीछे पाया जाता है उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों काम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या बनाता है? ये बनाता है लिपिड्स। कभी लिपिड पढ़ा है आपने? समझते हो लिपिड क्या होता है? लिपिड प्रोफाइल आप लोगों ने कराई है? कोलेस्ट्रॉल की जांच। जी हाँ, ये जो सेल है, यही सेल आपके अंदर लिपिड का निर्माण करती है। मतलब ये कि हमारा शरीर ही कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। अब हम पढ़ने वाले हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइबोसोम। आगे इसका पूरा एक लेक्चर लूंगा इसी के अंदर। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है? ये बनाता है अमीनो एसिड। ये क्या बना रहा है? अमीनो एसिड, राइबोसोम। और ये अमीनो एसिड किस काम आता है? अमीनो एसिड आता है प्रोटीन बनाने के काम। मतलब ये कि आपका शरीर ही है जो प्रोटीन बना लेता है, और प्रोटीन कौन बनाता है? वो बनाता है राइबोसोम। अब कितने प्रकार का प्रोटीन बनाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों की प्रोटीन की चिंता खत्म हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको प्रोटीन कहां से मिलेगा। हमें जिस प्रकार का प्रोटीन चाहिए होता है, ये राइबोसोम उसमें बना देता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अब जिस प्रकार का प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन को कंबाइन करने का काम किसका होता है? गोल्गी एपरेटस का। हमारे शरीर के, हमारी सेल के अंदर एक एपरेटस लगा हुआ है, जिसका काम है ये दो जो अमीनो एसिड्स आए हैं, इनको कनेक्ट करके एक बनाना। इसने लिया, इसमें गोल्गी पोस्टमैन होता है जो इसको कनेक्ट करके अंदर डालता है, और दूसरी साइड से जो है वो कनेक्टेड प्रोटीन, जो शरीर ने डिमांड किया था, उस टाइप का प्रोटीन मिल के बाहर आ जाता है। अब हम उस साइड देखेंगे दूसरा प्रोटीन कैसे बाहर आता है। देखिए, वो जो दो अलग अलग आए थे, इसमें जुड़ के चार बन के एक प्रोटीन बन गया, अलग प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया। आगे इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा अमीनो एसिड को। इसके पास एक और चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल का। देखिए, कुदरत ने कितनी अच्छी सारी चीजें आपके शरीर के अंदर बनाई हैं। ये लाइसोसोम करते क्या हैं? इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब जो शरीर, जो इसकी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाए, इतना पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ये कब काम आता है? जब कोई शरीर या कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाए, उसे लगे कि कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया है, सेल डैमेज हो गई है, तो ये जो है काम में लग जाते हैं। इनका काम है सेल डाइजेशन का। ये जाके केंद्रक को बता देते हैं कि ये सेल खराब हो चुकी है, अब ये सेल टूटने वाली है, ये सेल खत्म होने वाली है।
तो जैसे ही कोई सेल का स्ट्रक्चर बिगड़ता है या सेल इन्फेक्टेड हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है, लाइसोसोम द्वारा उस पूरी सेल को खत्म कर दिया जाता है ताकि ये सेल किसी और सेल को इन्फेक्टेड ना करे। हर सेल के अंदर पाया जाता है। जैसे ये होता है तो ये लाइसोसोम जो है ये फट जाता है ना, ये बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने की वजह से जो इसके पास एंजाइम्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अब देखेंगे ये एंजाइम्स कैसे हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मुझे बताइए इनके दांतों को देखकर कि ये कौन से ईटर हैं, ये प्लांट ईटर हैं या एनिमल ईटर हैं। ये मांसाहारी हैं क्योंकि इनके दांत है, क्योंकि हम पहले दांत पढ़ चुके हैं इसीलिए एक छोटा सा टॉपिक अभी लिया है। ठीक है, अब ये करेंगे क्या, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये उस पूरी सेल को खाकर खत्म कर देते हैं ताकि ये सेल किसी और सेल को नुकसान ना पहुंचाए, और इस तरीके से पूरी सेल को खत्म कर दिया जाता है और पूरी सेल यहां पर फिनिश हो जाती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने समझा कि हमारी सेल किस प्रकार से काम करती है। सारे ऑर्गेनल्स को हमने समझा, लाइसोसोम को समझा। अब हम इसमें जो समझने वाले हैं वो है प्रोटीन, अमीनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैं यहीं पर लेना चाहता हूं ताकि इस सेल से ही आपको समझ में आ जाए कि आपका शरीर भरपूर मात्रा में प्रोटीन बना सकता है। भरपूर मात्रा में आपके शरीर के अंदर खरबों कोशिकाएं हैं और खरबों कोशिकाएं मिलकर अगर बूंद बूंद भी कुछ काम करेंगे तो वो बहुत बड़ा काम हो जाता है। शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए वो हमारा शरीर बना सकता है, और कुछ और प्रोटीन भी चाहिए, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग अलग हम इसी वाले चैप्टर में आगे समझेंगे। तो हमने पिछले वाले पूरे वीडियो में देखा कि जो सेल के ऑर्गेनल हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और हम जो नियम पढ़ रहे हैं वो है यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। अब हम जानने वाले हैं कि जो हमारी सेल थी वो क्या बना रही थी, अमीनो एसिड बना रही थी, जो कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि जो हमारी एनिमल सेल है, जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो 11 प्रकार के अमीनो एसिड बना सकते हैं। 20 में से केवल 11 प्रकार के अमीनो एसिड हमारी एनिमल सेल बना सकती है। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो टोटल 20 के 20 अमीनो एसिड बना लेते हैं। तो क्या रेशियो निकला इसका कि 55% प्रोटीन जो है हमारा एनिमल सेल खुद बना लेता है, और बचा हुआ 45% उसको कहाँ से चाहिए, एनिमल से चाहिए कि प्लांट से चाहिए। राइट, उसको प्लांट से चाहिए, क्योंकि प्लांट सेल ही है जो सभी प्रकार का प्रोटीन बना सकता है। और सिर्फ आपको प्रोटीन के लिए बीज या केवल कुछ दालें खाने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण पार्ट जो हमने संपूर्ण आहार पढ़ा था उसके अंदर पार्ट्स ऑफ प्लांट पड़े थे, वो सारे प्लांट अगर आप लेते रहते हो तो वो सब के सब अमीनो एसिड बनाना जानते हैं। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हुई कि हमारा शरीर जो है वो 55 प्रकार का प्रोटीन बना सकता है, और एनिमल जो है ये आपका जो प्लांट है ये सभी प्रकार का अमीनो एसिड बना सकता है। अमीनो एसिड जो है वो है क्या, बेसिक से समझेंगे। देखिए ये एक सिंपल सी चीज़ है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये है ब्लॉक्स, आप लोग सब जानते ही हैं। तो हमारा शरीर ये ब्लॉक कैसे मिलकर बना रहता है, ये है, अगर इसको मैं इसमें से निकालूं तो ये क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड। हमने देखा था वहाँ पे अलग अलग चीज़ को जोड़कर हमारा गोल्गी एपरेटस जोड़ के कुछ नया प्रोटीन भी बना सकता था। तो हमारा शरीर को जिस प्रकार का प्रोटीन चाहिए हमारा शरीर गोल्गी एपरेटस को बोलता है, और एपरेटस उसको जोड़ के नया प्रोटीन बना लेता है। उसको जिस प्रकार का प्रोटीन चाहिए उस प्रकार का वो प्रोटीन जनरेट कर लेगा। लेकिन हमको मालूम है कि हमारा शरीर जो है वो केवल 11 प्रकार के अमीनो एसिड को बना सकता है ना। इस प्रकार के अमीनो एसिड को नहीं बना पाएगा। देखिए दोनों में कितना अंतर है अंतर। तो जो प्लांट है वो सभी प्रकार का अमीनो एसिड बना सकता है। तो जो इस प्रकार का अमीनो एसिड चाहिए वो कौन बना पाएगा, केवल और केवल प्लांट। तो प्लांट बेस्ड डाइट अगर आप खाते हैं तो आपको संपूर्ण प्रकार का प्रोटीन मिल जाएगा। 55% शरीर खुद बना रहा है, 45% हमने दे दिया उसको प्लांट बेस्ड डाइट से, हमारे पास हो गया कंप्लीट प्रोटीन। तो हमारा शरीर कौन कौन से प्रकार के अमीनो एसिड को बना सकता है, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब जो एनिमल सेल बना सके। तो ये जो यहाँ वाली साइड में आप देख रहे हैं ये सारे जो
अमीनो एसिड्स हैं, ये कौन बना सकता है? एनिमल सेल बना सकती है। सभी प्रकार के एनिमल इस वाली साइड के ही बना सकता है। लेकिन जो प्लांट है, ये पूरे के पूरे 20 जो है, ये सभी अमीनो एसिड्स को प्लांट बना सकता है, बहुत ईजी वे में बना सकता है। इसलिए प्लांट बेस्ड डाइट में 100% प्रोटीन होता है। इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का एक मार्केट तैयार किया गया है कि प्रोटीन, अगर आप वेज ईटर हो, आप में प्रोटीन की कमी है, तो आप उनको बता दीजिएगा कि हमने सारी चीज़ें समझी हैं, हमें मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, वो बनाता है अमीनो एसिड्स। और ये भी मालूम है कि एनिमल प्रोटीन जो है वो केवल और केवल कितने अमीनो एसिड को बना सकता है? वो 11 को बना सकता है। और जो प्लांट है ये सभी प्रकार का अमीनो एसिड बना सकता है। इससे क्या होगा? हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? प्लांट बेस्ड डाइट से। और प्लांट के सारे पार्ट्स खाना है, किसी एक विशेष तौर पे नहीं खाना है कि सिर्फ दालें दालें खाएंगे, नहीं, हम सब कुछ लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे। क्या पता शरीर को किस प्रकार का प्रोटीन चाहिए। अगर आपने पूरा प्लांट बेस्ड डाइट दिया, संपूर्ण आहार दिया, तो ये सारे अमीनो एसिड हमारे शरीर को मिल जाएंगे। आधे जो अमीनो एसिड थे वो तो हमारे शरीर ने खुद बना लिए, बचे हुए अमीनो एसिड आपने कहाँ से दे दिए? प्लांट बेस्ड डाइट से। हमने देखा था पिछले वाले इस पूरे वीडियो के अंदर कि ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम ही हैं जो अमीनो एसिड बनाते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर का। अब अमीनो एसिड क्या है? ये क्या करता है? ये बिल्डिंग ब्लॉक है ना। ये मांसपेशियों के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऊतकों मतलब टिश्यू के मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कुल मिला के 20 अमीनो एसिड होते हैं, उसमें से 9 आवश्यक अमीनो एसिड है ना, और 11 गैर आवश्यक। गैर आवश्यक कौन से होंगे? जो हमारा शरीर खुद बना ले उसको गैर आवश्यक बोलेंगे। नॉन एसेंशियल, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा शरीर खुद बना लेता है। लेकिन जो आपके 9 अमीनो एसिड है वो कहाँ से मिलेंगे? वो भोजन के माध्यम से मिलेंगे, वो प्लांट बेस्ड डाइट से ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको वो कहीं से भी नहीं मिलेंगे। आपको समझदार बनना होगा। प्लांट बेस्ड डाइट में सब कुछ है। आप खुद सोचिए, आदिवासी प्रोटीन के लिए क्या करता है? वो तो सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट खाता है और वो हमेशा स्वस्थ रहता है। ना वो मोटा होता है, ना वो दुबला रहता है, वो परफेक्ट फिट होता है। वो कभी भी स्वास्थ्य के लिए मेहनत नहीं करता, वो कुदरत के करीब रहता है। और शायद अनपढ़ होना उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा होता तो कोई ना कोई व्यक्ति आता, उसको प्रोटीन का ज्ञान दे जाता, कोई ना कोई आता सप्लीमेंट का ज्ञान दे जाता, कोई ना कोई आता वो उसको आयुर्वेदिक जीवन शैली सिखाता, कोई आता उसको होम्योपैथिक जीवन शैली सिखा देता, और वो भी बीमार पड़ जाता। तो इसीलिए हमें भी अगर स्वस्थ रहना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपको सब कुछ आ जाएगा, और ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक छोटी सी चीज़ मुझे आप ये बताएं कि किसी पवन चक्की को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? राइट, उसे हवा की ज़रूरत है। अगर हवा है तो वो घूमेगी, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार आपकी कोशिका को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? कोशिका मतलब सेल, उसको जीवित रहना है ना, उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी? क्योंकि अगर वो हमने पता कर लिया तो बाकी सब चीज़ें हमें पता चल जाएगी। आपको हिंट देता हूँ, उस कोशिका को वो सारी चीज़ें चाहिए जीवित रहने के लिए जो आपको जीवित रहने के लिए चाहिए। चलिए अब आप बताइए कि आपको जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए। सोचिए जरा कि जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? हवा मतलब ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है फूड। कौन सा फूड? प्लांट बेस्ड डाइट, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या चाहिए? तीसरी चीज़ बताओ। अगर आप सोच सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, तो बताओ कि तीसरी चीज़ क्या होगी? ये 2 चीज़ तो हमने पता कर ली कि ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन तीसरी चीज़ मत सोचिए, आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि तीसरी चीज़ जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आपने खाया है तो बाहर भी तो निकलेगा ना। अगर ऑक्सीजन ली है तो CO2 बाहर भी तो आएगी। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन शरीर खुद कर लेगा, किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं होगी आपको। हमारा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत सारे उसने सिस्टम बना रखे हैं। वो सिस्टम का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। लिम्फेटिक सिस्टम ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। बड़ी आंत
जहाँ से मल को बाहर फेंका जाता है। लिवर, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। किडनियाँ, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। स्किन, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। लंग्स, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं। तो हमारे शरीर के पास भरपूर मात्रा में उपकरण मौजूद हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस ऊपर वाले ने इस शरीर के अंदर सब कुछ दे के भेजा है। उसने आपको स्वस्थ शरीर दे के भेजा था, हम वो बीमार कर बैठे। तो अब हम कुदरत के पास वापस आ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। अच्छा, अब बताइए मुझे कि चौथी चीज़ कौन सी होगी जो शरीर के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हमारी डेथ हो सकती है? वो है रेस्ट। इन चारों चीज़ों के बिना कोई भी कोशिका, कोई भी सेल जिंदा नहीं रहेगी। इफ सेल इज वेल देन बॉडी इज वेल। अगर कोशिकाएं खराब हुई तो ऑर्गन खराब होगा, ऑर्गन खराब हुआ तो शरीर खराब हो जाएगा। तो ये चार चीजें हैं, इनमें से कोई सी भी एक चीज हटा के देख लो। चलो ऑक्सीजन हटा के देख लेते हैं, क्या व्यक्ति कितनी देर जिंदा रह पाएगा? कुछ ही मिनट। चलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा लो। फूड, मैं फूड हटा देता हूं, है ना, जितना चाहे ऑक्सीजन ले लो। अब बताओ कितना दिन जिंदा रह पाएगा? 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन। मतलब फूड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए 56 पकवान खाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन भी लीजिए, 56 पकवान भी खाइए, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नहीं जाना, मल मूत्र के लिए नहीं जाना है आपको। कितने दिन जिंदा रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना डिटॉक्सिफिकेशन के हम जीवित नहीं रह सकते। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहे उतना मलमूत्र भी आप जा सकते हैं, लेकिन आराम नहीं करना। 365 दिन 2400 घंटे काम करना है, जागते रहना है, आराम नहीं करना है। क्या होगा? इसमें भी रिजल्ट में डेथ ही होगी। तो ये चार शरीर की कोशिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, एसेंशियल हैं। ये सारी चीज़ें हमें शरीर को प्रोवाइड करानी हैं। ऑक्सीजन हम प्रॉपर लेते रहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हम प्रॉपर कर सकते हैं, है ना। अगर आपने सही आहार खाया है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर एलर्जिक फूड खाए हैं, जो कि 8 एलर्जिक फूड बार बार आपको बताए जाते हैं, वो एलर्जिक फूड उसमें से कोई एक भी खाया है तो कब्जियत से आप परेशान रहोगे। और आपको कब्ज है या नहीं है, लुक डीप इनटू नेचर एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दुनिया में किसी भी जानवर को देख लो, उसको फ्रेश होने में कितना समय लगता है? बड़े से बड़ा जानवर हाथी को ले लो, कितना समय लगेगा उसको फ्रेश होने में? 30 सेकेंड टू 1 मिनट। गाय को देख लो, गोबर करने में कितना समय लगता है उसको? 30 सेकेंड टू 1 मिनट। किसी भी डॉग को देख लो, बड़े से बड़े पक्षी को देख लो, इनको फ्रेश होने में कुछ ही सेकंडों का समय लगता है। क्यों? उनका मल मलाशय में होता है, तो मलाशय में होगा तो 30 सेकंड के अंदर बाहर आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर बाहर आ जाएगा। फिर घंटे बैठे रहो, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। कब्ज किसको कहेंगे? जब मल मलाशय में न होकर ऊपर की ओर अटका हुआ हो और आपको जाके बैठना पड़े, धीमे धीमे मल को खसकाना पड़े, ताकत लगाना पड़े और तब जाके मलाशय में आए और फिर बाहर निकले, इसको कहेंगे कब्जियत। मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपको फ्रेश होने में कितना टाइम लगता है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो आधे घंटे में मस्त फ्रेश हो जाते हैं। सोचिए आप, आधे घंटे में मस्त फ्रेश हो रहा है वो, उसको मालूम ही नहीं है कॉन्स्टिपेशन बोलते किसको हैं। आपको सोचिए, जब आपको लूज मोशन लगते हैं तो कितने मिनट लगते हैं अंदर से वापस बाहर आने में? जाओगे, बैठोगे और वापस फ्री। क्यों? मल जो था वो मलाशय में था, तो 30 सेकेंड टू 1 मिनट में बाहर हो जाएगा। और ये कब होगा? जब आप अपनी आंतों की रक्षा करोगे। और आंत डील करती है आपके आहार से। गलत आहार खाओगे तो वो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो अपच करेगा, अपच करेगा तो गैस, एसिडिटी, अफारा, है ना, कब्जियत, सब कुछ हो जाएगी। इसलिए आपको फूड सही लोगे तो डिटॉक्सिफिकेशन सही होगा और प्रॉपर रेस्ट आपको स्वास्थ्य में अग्रसर करेगा। रेस्ट जो है ये रिपेयर एंड प्रिपेयर प्रोसेस है। आज दिन भर का जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना है, अगले दिन के लिए उसको प्रिपेयर करना है। क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं।
ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को जरूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएं, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां से आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए, जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। तो ये चार चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक सेल को वेल रखने में। यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, और यदि कोशिका को स्वस्थ रखना है तो वेलोपैथी के सभी नियम एवं सिद्धांतों को अच्छे से समझना होगा एवं उनका पालन भी करना होगा। सिर्फ समझना ही नहीं है, पालन भी करना है। अगर पालन नहीं किया तो वापस बीमार हो जाओगे। और जैसे ही आप इन चीज़ों का पालन करोगे आपकी कोशिका अपने आप स्वस्थ हो जाएगी ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म के द्वारा। आपका अच्छा स्वास्थ्य संपूर्ण भोजन में छुपा हुआ है और आप इसे दवाइयों में ढूंढ रहे हो। आपको दवाइयां नहीं खाना है तो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य अपनाना होगा। संपूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा संपूर्ण भोजन से। और संपूर्ण भोजन किसको कहते हैं? जिसके अंदर एक प्लांट में पाए जाने वाले सारे पार्ट आ जाएं। तो हमारा जो वेलोपैथी कहती है वो संपूर्ण आहार को कैसे समझाती है? दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी, यह है संपूर्ण आहार। अगर आपकी जो थाली बनी हुई है उसमें दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी सब कुछ है, जो रोटी है वो या तो मल्टीग्रेन हो या फिर आपकी मक्का की हो, गेहूं ना हो, तो वो संपूर्ण आहार कहलाएगा। इसमें कोई भी आहार शरीर को डैमेज करने वाला ना हो। ये संपूर्ण आहार का अंत अगर आप एक मीठे फल से कर दो तो ये अति उत्तम कहलाएगा। फिर यहाँ कुछ ज्ञानचंद और रायचंद आते हैं और वो बोलते हैं कि है ना, खाना खाने के बाद फल नहीं खाते, विरुद्ध आहार है। हाँ, खाना खाने के बाद गुलाब जामुन खा सकते हो, खाना खाने के बाद आप इमरती खा सकते हो, काजू कतली खा सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं खा सकते? फल नहीं खा सकते। तो अपना दिमाग लगाओ। हम नेचुरल चीज को खा रहे हैं। नेचुरल चीज को कभी भी खाया जा सकता है, शरीर में रत्ती भर भी नुकसान नहीं होता है। बस ये याद रखना है, जो आपके सराउंडिंग फल मिलते हैं उन्हें खाना है। जो 100-200 किलोमीटर के एरिया में आपके वहां उगता हो उसे खाओ, जो सीजनेबल हो उसे खाओ, जो सीजन में आता है उसे खाओ, पूरा पका हुआ हो उसे खाओ। आप जैसे ही अपना अंत मीठे फल से करोगे आप फुलफिल फील करोगे। आप खुद बोलोगे सर पूरा दिन इतना बेहतरीन गया, हमारे शरीर ने कोई भी इच्छाओं को जागृत ही नहीं किया कि समोसा खाना है या कचौरी खाना है। क्यों? हमने संपूर्ण आहार किया था। तो सुबह का संपूर्ण आहार कीजिए, दोपहर का संपूर्ण आहार कीजिए और शाम का संपूर्ण आहार कीजिए। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सुबह का भोजन आपके उठने से 1.5 से 2 घंटे के अंदर करना है। नाश्ता नहीं करना, थोड़ा थोड़ा आहार नहीं खाना, कंप्लीट संपूर्ण आहार खाना। नाश्ता इनकम्प्लीट फूड है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम की है। अब ले लेते हैं हम एक क्विक रिकेप। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने कोशिका के बारे में जानकारी ली। हमने ये समझा कि कोशिका जो है वो शरीर की एक सबसे बेसिक यूनिट है जिससे पूरा शरीर बना हुआ है।
और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके अपने ऑर्गेनल हैं। हमने जाना कि लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी सेल बनाती है, उस सेल के अंदर जो एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो इस लिपिड का निर्माण करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसके अंदर राइबोसोम था वो प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है। हमने ये जाना कि इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। जो अमीनो एसिड हमारा शरीर खुद बना ले उसको हम नॉन इसेंशियल बोलेंगे, हमारा शरीर खुद बना लेता है। और इसेंशियल बहुत आवश्यक उसको क्या बोलेंगे, जो प्लांट से मिले वो हमारे लिए इसेंशियल होंगे, हमारा शरीर नहीं बना सकता, उसको हम प्लांट से ही ले सकते हैं। हमने उन चीज़ों को समझा। हमने संपूर्ण आहार को रिकैप किया कि संपूर्ण आहार क्या होता है, कब खाना है, कैसे खाना है। हमने अमीनो एसिड्स को पूरा डिटेल में समझ लिया कि कितने बाहर से मिलेंगे, कितने अंदर बन जाएंगे। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट तो आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि हमारा प्रोटीन की अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कंप्लीट फूड लेते हो तो प्रोटीन आपको मिल जाएगा, अतिरिक्त बाहर से प्रोटीन खरीद के खाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये था आज का पूरा हमारा इफ सेल इज वेल देन बॉडी इज वेल। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दूसरा नियम, जो कि अगले चैप्टर में हम देखेंगे, शरीर के एहसासों का नियम। ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, इसको रटो। ये पूरा डिटेल में मैंने किताब में समझा रखा है कि शरीर की कोशिकाएं क्या क्या करती हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अच्छे से समझो इनको, खुद को सीखना है, दूसरों को सिखाना है। आप खुद सोचिए कि ये वेलोपैथी कितनी ज़्यादा अच्छी है, दूसरों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग बीमार हैं अगर वो लोग इस कोर्स को कर लेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, और उन तक ये कोर्स पहुंचाने का काम आप लोगों का होगा। आप लोग उन्हें बताएं कि ये कोर्स तुम कर लो, तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा, कैसे अपने आप को स्वस्थ करना है वो तुम सीख जाओगे, क्योंकि बीमार होने के कारण भी तुम खुद ही हो। आपके पास पास कोड है, डिस्काउंट कोड है, उसे वो डिस्काउंट कोड दो। जो 5,000 का कोर्स है वो 50-60% उसको डिस्काउंट में मिल जाएगा, और आप लोगों को एजुकेशन फीस मिलेगी। वेलोपैथी संस्था आप लोगों के माध्यम से चलती है। आप इस परिवार को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे सभी को फ़ायदा होगा। वेलोपैथी संस्था के पास क्योंकि एक एनजीओ है, जितना प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट जो है वापस अपने परिवार में बांट दिया जाता है, जिससे ये परिवार और ज़्यादा आगे बढ़े। तो वेलोपैथी सीखो, सिखाओ, स्वस्थ रह के दिखाओ। तो ये था हमारा पूरा ट्राइपेन बैलेंस के अंदर पहला चैप्टर। अब मिलेंगे हम अगले आने वाले चैप्टरों में। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा। हमारे दिए हुए नंबरों में आप लोग व्हाट्सअप करें और डिटेल में बताएं ये कैसा आपको फील हुआ। ये चैप्टर जानने के बाद आप लोगों ने क्या क्या नई जानकारी आप लोगों को मिली, ये मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए हम मिलेंगे अगले वाले चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।